अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, शुरफा के लिए जमीन तंग है, कराची के कुछ इलाकों में हर वक्त जंग है। कराची से आया लियारी भत्ताखोर गैंग का केस। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। कराची से आया केस एक भत्ताखोर गैंग का। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कराची, जिसकी है पाकिस्तान के शहरों में सबसे ज्यादा आबादी, सबसे बड़ा जिला और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, यहाँ जुर्म ने ढा रखा है कहर। कभी लोग खुद खो जाते हैं, कहीं कत्ल होकर मनो मिट्टी तले सो जाते हैं। यहाँ की जमीन शरीफ लोगों के लिए तंग है और कुछ इलाकों में यहाँ हर वक्त जंग है। पाकिस्तान के सबसे गुंजान आबाद शहर के कुछ इलाके हैं दहशत की अलामत। यहाँ शुरफा पर ढाई जाती है कयामत, जहाँ होते हैं कत्ल, रहजनी, भत्ताखोरी और चोर बाजारी। इन्हीं इलाकों में एक है लियारी। लियारी अब कराची का वो इलाका बन चुका है जहां लाकानूनियत अपने अरूज पर है। लियारी, जहां कहीं तो मिलती हैं बोरी में बंद लाशें, कहीं होती है राह चलते मुसल्ला डाकुओं से मुलाकातें, कहीं फायरिंग और कहीं हो रही होती हैं मार्केटें बंद। कहीं पुलिस और कानून है चोरों और भत्ताखोरों का पाबंद। यहाँ रहजनों, कातिलों और भत्ताखोरों की है ईद। कराची के इलाके लियारी में खुश आमदीद। लियारी में मसरूफ अमल हैं कई गैंग। कुछ गैंग हैं कातिलों के, कुछ रहजनों और डाकुओं के, कुछ बैंक लूटने और नकब लगाने वालों के, कुछ अगवाकारों और तावान के लिए उठा ले जाने वालों के, कुछ चोरों के गैंग हैं और बाकी भत्ताखोरों के गैंग हैं। इन्हीं में से एक ये गैंग पुलिस कहती है कि इनका ताल्लुक है लियारी गैंग वार के एक किरदार इमरान से, जमील छांगा आगाज बलोच से। इनमें जरा असर नहीं रहा खुदा तरसी का। ये गैंग है भोलू कुरैशी का। इस ग्रुप ने किए हैरत अंगेज इंकिशाफात। पर्दा उठा लियारी में भत्ताखोरों के राजों से। ये ग्रुप कैसे करता है भत्ताखोरी की वारदातें, किस तरह होती हैं इनकी मुलाकातें, कैसे ताजिर बरादरी को दी जाती है पर्ची और फिर कैसे मांगी जाती है अपनी खर्ची। यही है आज की कहानी में रहजनी और चोर बाजारी, भत्ताखोरी और लियारी। भत्ताखोरी करने वाले इस ग्रुप का तरीक़ा वारदात है सीधा साधा। पहले चंद लोग अमीर ताजरों की जासूसी के लिए भेजे जाते हैं। ये रखते हैं उनके आने जाने के औकात और मामलात पर नजर, देखते रहते हैं कि कब ताजिर जाता है किधर। ये उसके हैं पीछे पीछे रहते, मगर उसे कुछ नहीं कहते।
जब ताजिर के मामूलात के बारे अंदाजा हो जाता है तो फिर शुरू होता है अगला काम। निकाली जाती है उस ताजिर के नाम की पर्ची। उस पर लिख दिया जाता है एक नंबर। उसी नंबर पर ताजिर ने करना है भत्ताखोरों से राब्ता। फिर ये पर्ची दे दी जाती है अपने बंदे को। उसी बंदे ने आगे बढ़ाना है इस मजमूम धंधे को। ये अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाता है ताजिर के पास। साथ में रखता है पिस्तौल। ये मिलता है ताजिर से और कहता है भाई ने दी है ये पर्ची, जल्दी चाहिए खर्ची। अपने पहलू में लगा पिस्तौल उसे दिखाता है और इस तरह ताजिर को डराता है। ताजिर पर्ची देखकर रख लेता है अपने पास और उसे खतरे का हो जाता है एहसास। ये उस ताजिर का मोबाइल नंबर भी लेते हैं और वहां से चले आते हैं। फिर ताजिर की कॉल के इंतजार में वक्त बिताते हैं। ताजिर अगर नहीं करता कॉल तो ये भाई को बताते हैं। भाई टेलीफोन उठाता है और नंबर मिलाता है। ताजिर को खतरे का एहसास दिलाता है। कत्ल और भत्ताखोरी के 2-4 वाकयात सुनाता है। कहता है कि हमारा है एक ही काम, भत्ता लो या जान लो। देखो हमारी बात जल्द अज जल्द मान लो। अगर ताजिर की तरफ से पैसे वक्त पर नहीं पहुंचते तो उसके लिए बनाए जाते हैं दूसरे प्लान। जाते हैं उसी ताजिर के पास बंदे दो, उसे लगाते हैं धमकी। कहते हैं या भत्ता लेंगे या बजा देंगे घंटी, तोड़ डालेंगे दिमाग के ताले को, ठोक डालेंगे हम को। धमकी देते हैं और चले आते हैं। अगर ताजिर फिर भी धमकी से ना डरे और भत्ताखोरों की बात पर अमल ना करे तो अपनाया जाता है ज्यादा खतरनाक रास्ता। मुसल्ला लोग भेजे जाते हैं उस ताजिर के पास। पहले उसे शदीद खतरे का दिलाया जाता है एहसास। उसे बताया जाता है कि वक्त अब कम रह गया है, दिल की मान या हमारी मान, भत्ता देगा या देगा जान। ताजिर कर लेता है भत्ता देने का वादा और उनकी बात मानने का इरादा। ये वहां से चले आते हैं और कुछ वक्त फिर उस ताजिर की कॉल के इंतजार में बिताते हैं। अगर कॉल नहीं आई तो इंतहाई कदम उठाते हैं। ताजिर को लिफाफे में एक अदद गोली भिजवाते हैं। उसे चल जाता है पता कि वक्त अब हो चुका खत्म। अब या तो भत्ता देकर जान छुड़ा ले या पैसा बचा ले और जान गंवा ले। कराची से आए भत्ताखोरी के केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए भत्ता दो या जान दो, कराची से आया लियारी भत्ताखोर गैंग का केस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लियारी कराची से आए भत्ताखोर गैंग के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं।
ये गैंग हर वक्त पर्चियां बनाने, ताजरों को टेलीफोन करने और पैसे लेने, उन्हें अड्डों पे पहुंचाने और ताजरों को डराने में मसरूफ रहा है। अगर किसी ताजिर ने भत्ता नहीं दिया तो बंदे उसके पास जाते हैं और उसके पांव या हाथ में गोली मार देते हैं। गैंग कोशिश करता है कि कत्ल न करे ताकि खर्चे का मामला चलता रहे। ये हैं लियारी के एक भत्ताखोर गैंग, भोलू कुरैशी के लोग। उसका नाम है आबिद उर्फ कल्लू। कल्लू था पेशावर बढ़ई। गैंग में उसका काम है पर्ची पर फोन करना और कभी कभी पर्ची पहुंचाना। पर्ची के कितने पर्ची देते थे जी? किसको? ये ऐसे कसाईयों को देते थे सर। अच्छा, भत्ते की? जी। कितने कितने भत्ता मांगते थे? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 2,000, 50,000, 1,50,000। अच्छा, मिल जाता था? सर मेरी सिर्फ सर मेरा फ़ोन के हद तक मेरा ताल्लुक़ था, इसके अलावा मुझे ताल्लुक़ नहीं था। तो पैसे लेने कौन जाता था? ये लोग जाते थे जी। अच्छा, और अगर नहीं देता था वो बंदा? तो मैं बता रहा हूँ सर, मेरा फ़ोन के हद तक ताल्लुक़ था, इसके अलावा कोई ताल्लुक़ नहीं था। कल्लू ने कत्ल भी किया था एक आदमी। आपने पंजाब में क्या था, उसकी क्या कहानी थी पंजाब में? वो क्या कहते हैं, मर्डर कर रहा था। कहाँ पर, कौन से इलाके में? सर ये इलाका तो मुझे भी नहीं पता, पहली दफ़ा। पंजाब के इलाके में आप क्यों मर्डर करने क्यों गए? उसने पुलिस से ज़ाती दुश्मनी की वजह से पकड़वाया था उसने। किसने? उसने, उस बंदे ने जिसको मारा था जी। उसका क्या नाम था? शौकत ऐसी कुछ नाम था। तो यहाँ से मारने गए थे उसको? नहीं जी। या वहीं रहते थे, रूपोशी में थे, क्या थे? नहीं यार रहते थे सर। वहाँ से यहाँ से मारने गए थे जी। तो पकड़ाया उसने पंजाब में था या यहाँ कराची पकड़ाया था? पंजाब में सर। तो जगह का नाम तो होगा ना सर। ये कौन सी जगह जहाँ पे रहते हो, जहाँ खड़े हो, क्या ये? पता नहीं सर, स्याही वगैरह ये। इस मुल्जिम का नाम है फैसल उर्फ भैया। ये है पेशे के लिहाज से मैकेनिक। आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा। उसने चुन लिया भत्ताखोरी का पेशा। लिफाफा पकड़ना है उसका काम। मैं पैसे लेने आता था बंदों से। कौन देते? रमीज जी। किसको फोन करते थे? ये मेरे को करता था फ़ोन। के क्या? बंदा आया हुआ है, इसी जगह पे खड़ा हुआ है, पैसे ले आके मैं पैसे ले लेता। कितने पैसे लेते थे? 50,000 होते थे, 25 भी हज़ार होते थे। ये इनको दे देता ले आके मैं। तुम्हें क्या हिस्सा मिलता था? मेरे को ज़रूरत होती थी 5-10 हज़ार रुपये की, तो वो ले लेता था मैं। अच्छा, मैकेनिक के काम में इतने पैसे नहीं मिलते क्या? नहीं सर। अच्छा, दूसरी जगह कहाँ से लिया था? कितने देते गार्डन से? यही आदमी है सर। मैं ऐसे ही लिफाफा लेता था, रमीज भाई के हाथ में दे देता। तो ये बताते भी नहीं थे कि इसमें कितने नहीं। पैसे निकले? 5,000 की तुम्हें ज़रूरत है? जी। क्यों ज़रूरत होती थी, क्या घर का किराया देना होता है सर। अच्छा जी। और बस और अपना हिसाब किताब जी, अपना मोबाइल का खर्चा जी। कोई लड़की वड़की का? नहीं, शादी हुई है सर। हुई भी है शादी? जी। अच्छा, कितने बच्चे? अभी नहीं है। मुल्जिम रमीज उर्फ मुल्ला शादीशुदा, एक बच्चे का बाप। उसका काम था स्टॉल लगाकर कपड़ा बेचना। मुल्ला। उर्फ मुल्ला। मुल्ला क्यों कहते हैं आपको? दाढ़ी थी मेरी। रहते कहाँ हैं? औरंगी टाउन। औरंगी टाउन। शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे? एक बेटा है। क्या करते हैं आप? वैसे कपड़े का काम। कपड़ा क्या सीते हैं या बेचते हैं? सेल्समैन है, बाज़ार वगैरह लगाते हैं, मुख्तलिफ बाज़ार। पर्ची पहुंचाना भोलू कुरैशी गैंग में उसका काम है। मैं एक लड़का था, उससे दोस्ती हुई, उसने लियारी भेजा, लियारी से फिर इनसे सलाम दुआ हुई, फिर रास्ता ऐसे ऐसे। उस लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम इमरान। इमरान? ये वाला इमरान तो? नहीं, वो दूसरा इमरान। उसने लियारी किसके पास भेजा? अब बंदे का नाम तो याद नहीं है। वहाँ पे लियारी में था रमज़ानी, उसकी जगह पे बैठे थे। काय के लिए भेजा था? कि बैठो, हो जाएगा, कोई ना कोई काम निकल जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर क्या होगा? कोई वहाँ कुछ नहीं हुआ? नहीं। फिर इनसे दोस्ती होगी वहीं लियारी में? नहीं, बाहर फ़ोन पे रब्ता हुआ, बात हुई इन लोगों से। तो ऐसे किसी का फ़ोन आ गया, किसी के जरिए हुई बात, ऐसे कैसे होती है? ये लोग पहले बैठते थे लियारी में। अच्छा, तो फिर क्या वारदात क्या की आपने भत्ते की? हाँ, 2-3 जगह से पैसे लिए भत्ते के। कौन कौन सी जगह से? गार्डन से लिए हैं, बिस्मिल्लाह होटल से लिए हैं। ये तरीकाकार जो मालूम हुआ है भत्ताखोरों के गैंग से, ये उनके रोजमर्रा का काम है। मुल्ला ने मजीद बताया। पर्ची भेजते हैं, शादी पर्ची? नंबर होता है उस पर, फ़ोन नंबर। अच्छा, तो फ़ोन नंबर उसका होता है, उसको फ़ोन करते हो कि हमें पैसे चाहिए?
हम अपना नंबर भेजते हैं, हाँ। फिर वो फ़ोन करता है रिटर्न। दुकानदार नज़र आता है ना दुकानदार के, हाँ भाई इसके पास इतना पैसे, दुकान काम उसका देखते हैं, गुजरते हुए देख लिया हाँ भाई दुकानदार है सही, उसके पहले बाद मुखबरी करते हो कि इसके पास कितने होंगे, क्या होंगे, फिर भेजते हो। फिर भेजने के बाद अगर वो पैसे ना दे तो? फिर उसकी दुकान पे भाई फायरिंग करवाते हैं, अच्छा, उस पर भी वो ना आए तो? टांग वांग पे गोली। टांग वांग पे गोली मारते हो। अगर उस पर भी ना आए तो जान से मार देते? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, टांग वगैरह पे गोली मार। तो जख्मी किए? कितने किए? जो है वो लिखवाया हुआ सर को मैंने। उसने कहा कि अब कराची में लियारी ही से चलता है भत्ताखोरी का नेटवर्क। मुल्ला कहता है कोई भी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, उसे हालात मुजरिम बनाते हैं। नहीं बहुत गलत काम है, पर हालात और मजबूरी सर करवाती है, कोई माँ के पेट से सीख के थोड़ी आता है कोई काम करना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे घर में 3 दिन तक फाके थे, किसी ने आके मुझे ये नहीं कहा कि भाई 1 रुपया ले ये अपने भी बच्चों को रोटी खिला। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से निकलते हुए डर लगता है। औरंगी टाउन में, ये आपको भी मालूम है, वहाँ पठान महाजिर फड्डे चल रहे हैं और चल रहे हैं शुरू से, अभी से नहीं। वहाँ से निकलने में डर लगता है। अब वहाँ से मैं मुख्तलिफ बाज़ार लगाता हूँ शहर में, अब बाज़ार लगाने निकलूँगा, कभी जान का ख़तरा, कभी किसी चीज़ का, कितनी दफ़ा तो मैं खुद लुटाऊँ। ये है रहमान उर्फ इमरान, ज्वेलरी का काम करता था। कहता है न कभी भत्ता लिया न कभी कत्ल किया। तकरीबन मेरे ख्याल से कि किसी पर्ची अर्ची में भी नहीं गया, ठीक है ना, और क्या कहते हैं जो है मैं किसी पर्ची अर्ची में भी नहीं गया, बस 1-2 दफ़ा ऐसे गया हुआ, साथ ही लड़कों के खाली आ गया हूँ बस, और कहीं नहीं गया। तो आपको इनकी निशानदेही पे बस पकड़ लिया? नहीं सर, भाई तो है ना सब एक साथ ही। अच्छा, उस चक्कर में भाई भाई की आपका मतलब आपने वैसे ना पर्ची ली ना किसी पे फायरिंग की, कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, इस चीज़ की तो मैं कसम खा सकता हूँ, आज तक मैंने किसी के ऊपर फायरिंग की, ना ही किसी को धमकाया, ना ही कुछ करा। मोहम्मद शोएब ये भी है भत्ताखोर गैंग से वाबस्ता मुबैना मुल्जिम, पेशे के लिहाज से रिक्शा ड्राइवर। गैंग में काम था मोटरसाइकिल चलाना, बंदा पहुंचाना, लाना और ले जाना। इनसे एक दोस्त ने 1 साल पहले मुलाकात कराई थी रमीज़ भाई से। अच्छा, कौन से दोस्त ने? वो नवीद है, शू मार्केट पे रहता है वो। तो क्या क्या मुलाकात कराई थी? वो कि जाओ इनके साथ मोटरसाइकिल चलाना, बस ये कहा था, इनके साथ गए थे। तो कैसे ऐसे ही जाते हो या नकाब वकाब पहनते? कुछ भी नहीं साहब, ऐसे ही गए, उसको पर्ची नंबर दिया और आ गए। मुल्जिम शहबाज उर्फ शेरा उर्फ शेबी लियारी के इलाके बगदादी का रिहायशी। शेबी की मुलाकात इमरान भाई से हुई 2012 में। एक दिन शेबी ने किया इमरान भाई को फोन कि आमदनी बहुत कम है, परेशान हूँ, कोई काम दिलाइए। इमरान भाई ने कराई शेबी की रमीज भाई से मुलाकात। यहीं से शुरू हुआ उसका गैंग में काम। गैंग में उसका काम है धमकाना और खौफजदा करना। कहता है मैंने वैसे तो कुछ नहीं किया, बस कभी कभी पर्ची दी और ताजरों को धमकाया है। 2012 में इनसे फ़ोन किया मैंने, इनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। किससे बात की आपने? इमरान भाई से। वो लियारी में जो होते हैं? लियारी में होते हैं, फिर तब लियारी में नहीं थे, अभी लियारी से बाहर चले गए थे। अच्छा। तो मैंने फ़ोन पे बात की इनसे, उन्होंने कहा चलो सही है। फिर भाई से मुलाकात करवाई। फिर भाई से मुलाकात हुई, फिर वो लोग काम कौन से भाई से? रमीज भाई। अच्छा, फिर वो काम तुम लोगों ने आपस में प्लान किया कि हम क्या करें? क्या किया फिर बताओ ना। प्लान किया सर, कोई मिशन थोड़ी था जो प्लान किया। फिर क्या किया? बस वो कहते थे जाओ यहाँ पे दे दो पर्ची, हम सिर्फ दे के आ जाते थे। कराची से आए भत्ताखोरी के केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए भत्ताखोरी है काम, क्या हुआ इसका अंजाम। लियारी कराची से आया भत्ताखोर गैंग का केस। ब्रेक
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लियारी कराची से आए भत्ताखोर गैंग के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। मोहम्मद सलीम, ये मुल्जिम कभी धोता था गाड़ियां, करीब ही एक दरगाह पर जाकर करता था नशा। वहीं हुई थी एक दिन मुलाकात शुएब भाई से, उसने मिलवाया रमीज भाई से। गाड़ियाँ धोता हूँ मैं, तो बेरोजगारी थी, गाड़ियाँ धोता था मैं ना। तो फिर दरगाह पे जाते थे हम लोग ना पीने, तो वहाँ पे शुएब भाई से हमारी मुलाकात हुई। कौन सी दरगाह? वहाँ पे ये गली में ही है ना। अच्छा, फिर? तो वहाँ पे फिर क्या नाम, शुएब भाई से मुलाकात हुई। मैं कहा यार गाड़ियाँ धोते हैं, गुजारा नहीं है यार भाई। तो शुएब भाई ने बोला चलो अल्लाह वारी से करते हैं कुछ ना। फिर एक दिन रमीज भाई से मुलाकात हो गई हमारी। तो रमीज भाई से मुलाकात हुई तो एक दो पर्चियाँ दी बस हमने। सलीम कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम गंदा है, मगर मजबूरी है कि अब ये अपना धंधा है। ये है मोहम्मद आमिर उर्फ आपा वाला। आपा वाला था बस ड्राइवर, कहता है रोज मिल जाते हैं 700-800। किस्मत मुझे ले आई इस धंधे में, क्योंकि जिंदगी चल रही थी मंदे में। बस सर किस्मत ले आई। कैसे आपकी इनसे कैसे राब्ता हो गया आपका? सर राब्ता ऐसे हुआ कि बस बचपन के यार दोस्त भी हैं। कौन, रमीज? जी सर। अच्छा। तो ऐसे ही एक हफ्ते 15-20 दिन से बेरोज़गार थे, क्योंकि गाड़ी रोज़ अपनी ज़ाती तो है नहीं जो बंदा चलाएगा। मालिक ने दे दी तो चला ली, नहीं तो फिर बैठे वहीं हैं, टाइम पास किया चले गए। और रमीज़ भाई के साथ मिले हैं तो बस ये तो एक दो पर्चियाँ दी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये हैं सादत भट्ट, सब इंस्पेक्टर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इनका कहना है कि भोलू कुरैशी ग्रुप के इन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुकाबले के बाद हमने इनको गिरफ्तार किया। तो उसमें कुछ में मैं सरकार दे रहा हूँ, कुछ में आईओ दूसरा अफसर है। ये रमीज ग्रुप है बड़ा, ये भोलू कुरैशी ग्रुप से है। ये लोग मेन उनका हेड हुआ है भोलू कुरैशी। कितनी अब तक इन्होंने वारदातें की हैं? इन्होंने काफ़ी तक 2 तो मर्डर किए हैं जो ये खुद माने, और उसमें बता ना देने पे कुछ जख्मी किए हैं। सादत का कहना है कि भोलू कुरैशी सारी रकम खुद रखता था और थोड़ा थोड़ा खर्चा अपने बंदों को देता था। इस गैंग पर मुकदमा काटा गया है, 16/17 मुकदमा पेश किया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट में, मगर इन मुल्जिमान के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं, कोई गवाही पर नहीं तैयार। बस ये मुल्जिमान खुद ही एतराफ करते हैं वारदातों का। केसेस जो रजिस्टर्ड हैं, कुछ लोगों ने कंप्लेन नहीं कराई पुलिस पे। तकरीबन इन पे 16-17 FIR इस टाइम जो है नहीं, कुछ हमारे पास हैं जो केसेस हुए हैं, कुछ थानों में केसेस हैं जिसमें 2 थानों ने गिरफ्तारियां डाली हैं। ATC कोर्ट से रिमांड भी लिया है गार्डन थाने वालों ने। ये हैं अतीक मीर, ये सरबराह हैं आल कराची ताजिर इत्तेहाद के। ये कहते हैं चंद ही सालों पहले फैली थी कराची में भत्ताखोरी की वबा। अतीक का कहना है कि ताजरों के जहन में है कि कराची में रहो तो भत्ते के साथ, नहीं तो कराची छोड़ दो। भत्ताखोर मजबूत हैं और पुलिस बेबस। जो कुछ भी है मोबाइल कॉल के जरिए है। यही वो सबब था कि जिससे ये जुर्म बढ़ता चला गया कि कानून इनके सामने अब बिल्कुल बेदस्त पा है, इनको सज़ा नहीं मिलेगी, नहीं मिलती तो ये और ज़्यादा जुर्ममंद होते हैं। यही सबब है कि वो जो डकैतियों में ख्वार हो रहे थे, वो जो चोरियों में इतनी मेहनत करते थे, उन्होंने सोचा ये तो ज़्यादा आसान काम है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है और इस पर पकड़ भी कोई नहीं है। इस तरह ये सिलसिला इस हद तक दराज हो गया कि शहर में हर तरह का मुजरिम वो इस फील्ड में आया और उसने इस तर्ज को अपनाकर ताजिरों की ज़िंदगी अजीनन बना दी।
कराची से आए भत्ताखोरी के केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए भत्ताखोरी है काम, क्या हुआ इसका अंजाम। लियारी कराची से आया भत्ताखोर गैंग का केस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लियारी कराची से आए भत्ताखोर गैंग के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये हैं साजिद यूसुफ, उर्दू बाजार के एक मुतासरा ताजिर। 5 मार्च 2012 साजिद यूसुफ को आई PTCL नंबर पर एक कॉल। कॉलर ने कहा कि मेरा ताल्लुक है तंजीम जिंदुल्लाह से, हमें भत्ता चाहिए। आप जानते हैं कि मुजाहिद भाई के साथ क्या हुआ, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमने मारा था उनके बेटे को। हमारा मजहब एक ही है, भत्ता ना मिले तो जान ले लो। कॉलर ने की साजिद से डिमांड 10 लाख की। साजिद ने कहा कि वो 10 लाख नहीं दे सकते। 2 लाख में बात तय हो गई। साजिद ने सिटीजन पुलिस लाइंस कमेटी और एंटी वायलेंट क्राइम सेल को इत्तला कर दी। इन्होंने कहा घास मंडी पे आ जाएं, तो घास मंडी पे ये नहीं आए। हमने कॉल की दोबारा, हमने कहा भाई घास मंडी में हम खड़े हैं, वेट। हाँ, तो दोबारा वेट करते रहे हम, तो घास मंडी में कोई नहीं आया। तो बोला थोड़ी देर में बताते हैं। फिर दोबारा कॉल की, बोला जी गार्डन पे आ जाएं, गार्डन पे भी नहीं आए। फिर जिसके बाद आखिर में फ़ोन किया, बोला जी आप गार्डन पे नहीं आए, वहाँ में तो काफ़ी पुलिस थी, आपने भिजवाई, ये किया वो किया, अब जी हम आपका ये मजा डालेंगे। तो आपने पैसे नहीं दिए? नहीं, मैंने कोई 1 रुपया नहीं दिया। शाहजहां खान हैं SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। गुज़िश्ता कुछ अरसे से भत्ते की जो शिकायत थी कराची में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उससे ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर जो है बड़ी तशवीश पाई जाती थी। तो उसके बाद जो है ये स्पेशली एक एक्सटॉर्शन, एंटी एक्सटॉर्शन सेल के नाम से एक हमारे यहाँ सेल कायम हुआ, और उसके लिए हमने स्पेशली DSP वासिफ कुरैशी जो है उसको डिप्यूट किया गया अफसरानी बाला ने, जिसके बाद जो है इस पर बाकायदा हमने काम शुरू किया। और उसमें इंटेलिजेंस की बेस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसमें एक ग्रुप का जो नाम आ रहा था वो बोलू कुरैशी के नाम से था। इस ग्रुप के अंदर कोई 10 से 12 के करीब लोग थे। उस पर जब हमने वर्क किया तो कुछ हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो वाकई सही निकली। उसके बाद जो है हमने इनको जो है अरेस्ट कर लिया। बोलू कुरैशी और आबिद थे खुद कसाब बरादरी से। उन्होंने कसाबों से भत्ता लेने में मदद दी। बोलू कुरैशी गैंग के ज्यादातर लोग परवान चढ़े इसी इलाके लियारी में। वक्त के साथ साथ ये ताक हो गए रहजनी, भत्ताखोरी और चोर बाजारी में। इस गैंग के लोगों को जेल भिजवा दिया गया है, मगर सारे केस पुलिस ही की तरफ से हैं। इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं, कोई दावेदार नहीं। अगर इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं होगा तो फायदा मुल्जिमान को पहुंचेगा। विक्टिम जो है आगे नहीं आते। देखिए, ये 8 बंदों पे मुश्तमिल गैंग हमने पकड़ लिया, लेकिन अभी तक कोई मतलब है कि इन्होंने कई वारदातों का डिस्क्लोज़ किया है इन्होंने, लेकिन कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आ रहा है। जो एविडेंस के लिए लोग आते हैं उनको पुलिस के लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई है और आगे भी। लेकिन देखिए, ये मसले का हल नहीं है, लोगों को आगे आना पड़ेगा। कत्ल, डाके और भत्ताखोरी के खिलाफ अब अवाम को ही खड़ा होना होगा ताकि मुल्जिमान की हौसला शिकनी हो सके और ये जराइम खत्म हो जाएं। खास तौर पर लियारी के अवाम को सबसे पहले इसके खिलाफ उठना होगा ताकि लोग अमन अमान से जिंदगी गुजार सकें। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम SP मूसा के नाम।
पुलिस फाइल में आपके खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है उकाड़ा के कस्बा हवेली लखा से जुबैदा इकबाल ने। क्या लिखती हैं जुबैदा इकबाल, आइए देखते हैं। मैं एक बेवा खातून हूँ। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे खामन 10 साल पहले फौत हो गए थे। इनकी वफ़ात के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे खामन की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। मेरे खामन का 1 कनाल का प्लॉट था जिसे 25 लाख रुपए में फ़रोख्त करके सारे पैसे मेरे ससुराल वालों ने खुद रख लिए। उनकी ज्वेलरी की दुकान पर भी मेरे ससुराल वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है। हमारी जो रकम बैंक में पड़ी थी उसे हासिल करने के लिए मेरे ससुराल वालों ने जाली मुकदमा बना दिया कि मेरे खामिद ने इन लोगों का कर्ज देना था। मैंने इस सिलसिले में अदालत से रुजू किया, जहां से हमारे हक में फ़ैसला हो गया। अदालत ने मेरे ससुराल वालों पर पर्चा दर्ज करने का भी हुक्म दिया, लेकिन बादज़ा बरादरी वालों ने मुझ पर दबाव डालकर सुलह करवा दी और फैसला हुआ कि बैंक में पड़ी हुई रकम और बुरे वाला की कपड़ा मार्केट में एक दुकान हमें दी जाएगी। मगर 5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। मेरे 4 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और मेरे लिए इनकी कफालत का बोझ उठाना मुमकिन नहीं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और DPO उकाड़ा से दरख्वास्त है कि हम गरीबों की मदद की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। SP मूसा DPO उकाड़ा से दरख्वास्त करता है कि इस सिलसिले में तहकीकात मुकम्मल करके इंसाफ की फ्राहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए ताकि मजलूम की दाद रसी हो सके। ये खत हमें लिखा है चक नंबर 475 EB विहाड़ी से मोहम्मद आसिफ लतीफ़ ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि हमारा ज़मीन का मसला है और पिछले 1 साल से केस चल रहा है। हमारे गांव के एक सरकारी स्कूल मास्टर खालिद परवेज़ वल्दीन मोहम्मद ने हमारी ज़मीन का जाली इंतकाल कराया और पटवारी मोहम्मद रमज़ान के साथ मिलकर ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। मज़कूरा ज़मीन 1947 से हमारे ज़ेरे काश्त है। उन्होंने वो ज़मीन पहले किसी नामालूम आदमी के नाम कराई और फिर अपने नाम कराने की कोशिश की, जिसका हमें बरवक्त इल्म हो गया। इस मामले की मुख्तलिफ़ जगहों से इंक्वायरी हुई और हर जगह से खालिद परवेज़ और पटवारी मोहम्मद रमज़ान को मुजरिम करार दिया गया, लेकिन अब तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। 2 माह पहले रात के वक्त खालिद परवेज़ ने अपने साथियों की मदद से हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। हम शरीफ लोग हैं, गुंडों और बदमाशों का मुकाबला नहीं कर सकते। साहिवाल के महकमा एंटी करप्शन ने भी इस मामले की इंक्वायरी की और रिपोर्ट हमारे हक़ में दी। मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारी ज़मीन का कब्ज़ा हमें वापस दिलाया जाए। SP मूसा अपील करता है वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से कि मोहम्मद आसिफ लतीफ़ की इल्तिजा सुनी जाए ताकि उसे फौरी तौर पर इंसाफ मिल सके। अगर आपके साथ हुई है कोई नाइंसाफ़ी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मंगल के एपिसोड में देखिए डॉक्टर गैर हाजिर, अमला लापरवाह, मरने वाले किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। नौशहरा से आया आपदा और रमीना का केस। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में। अंदर चलो। मुझे नहीं जाना। मुझे चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ दो। अंदर चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे छोड़ दो। अंदर चलो। शक और जिद में तकरार, बहन भाई बरसरे पैकार,
जिला हाफिजाबाद के कस्बा सुखेकी से आया मुसर्रत बीबी का केस।